मनुष्य अपनी ज़रूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है। अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए भी यह आवश्यक ही दिखता है, लेकिन विकास के साथ साथ यदि प्रकृति के सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता है और औतार्किक रूप से संसाधनों का दोहन किया जाता है, तो इससे प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बिगड़ना लाजमी ही हो जाता है और ऐसे ही उत्पन्न होती है जोशीमठ जैसी आपदाएं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जोशीमठ की पहाड़ धंसने, घरों की दीवारों पर दरार आने की घटनाओं पर बात करेंगे। साथ ही इसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और समाधान पर भी गौर करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। संस्कृति आईएएस परिवार एक नया बैच लेकर के आई है उन लोगों के लिए जो नए स्तर से फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही खंड की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी और बैच जिस दिन से शुरुआत हो रहा है वह 23 जनवरी है। तो इसको आप नोट कर लें, इसी महीने से शुरुआत हो रही है और वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। देखते हैं इस बैच में कुछ विशेषताएं भी आपको मिलेगी। यह ऑफलाइन बैच तो है ही, इसके अलावा जो लोग लाइव बैच लेना चाहते हैं उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। उसके अलावा हाइब्रिड बैच भी दिया जाएगा, यानी कि आप इस बैच को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ले सकते हैं। आप देखिए कि इसमें नामांकन शुरू हो चुका है, तो अपना सीट जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कराने के लिए आप नामांकन करा लीजिए। इससे अधिक जानकारी के लिए आपको संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं और साथ ही दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस विषय में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी टीम जो है आप तक यह वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाती है। बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जोशीमठ जो उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहते हैं, वहाँ पे एक शहर है, पुराना शहर है, 7वीं सदी का शहर है। वहाँ पहाड़ धंस रहा है। तो आप जानते हैं कि जोशीमठ जो है पूरी तरह से पहाड़ पे बसा हुआ एक शहर है। तो वहाँ पहाड़ धंसने की घटनाएं देखी जा रही है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, सड़कों पे दरारें आ रही है, घरों में देखिए किस तरह से दरारें आ रही है। तो यहाँ बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को यहाँ से घरें खाली करनी पड़ रही है और इस शहर की आबादी जो है तकरीबन अगर देखें तो 25 से 30 हज़ार के आसपास है। तो इस संदर्भ पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं जोशीमठ के महत्व पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जो कि यदि आपके ये ध्यान में रहेगा तो आप फिर और इस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए जोशीमठ जो है दोनों तरह से बहुत ही फेमस जगह है। एक तो आप इसे देख सकते हैं कि यह आस्था के लिए है, ठीक है, हिंदू धर्म का यहाँ तीर्थस्थल है, ठीक। दूसरा आप इसे पर्यटन के लिए भी कहिए, ये जरूरी है। यहाँ से जोशीमठ से वैसे सिख धर्म के आस्था स्थल है। देखिए यहाँ पर हेमकुंड साहिब, तो यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता निकलता है। तो सिख धर्म के लिए भी बड़ा ही ज़रूरी जगह ये हो जाता है। इसको और डिटेल से मैं बताऊँगा। यहाँ समझ लीजिए अब ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसे आप जानते ही हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। और यह पहाड़ पे जो बसा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई आप देखेंगे 6150 फीट इसकी ऊंचाई पर है। एक पहाड़ी, पूरी तरह से पहाड़ी शहर है, साथ ही ढलान है इस पहाड़ पे। तो इसको हम आगे देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। इसमें हिमालय पर्वत की चढ़ाई के लिए अगर आप ट्रैकिंग ट्रेल्स जाते हैं, आप औली जहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ औली है, यह भी एक पर्यटन स्थल है। तो अगर आप यहाँ औली जाना चाहें तब भी यहाँ से देखिए फूलों की घाटी आपने सुना होगा, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप जोशीमठ से ही जाएंगे। इसके अलावा चारधाम की यात्रा में जो बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ जाने के लिए भी जोशीमठ जो होता है वहाँ यात्री विश्राम करते हैं। वहाँ के बाद ही आपको बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे माना गांव का नाम आपने सुना होगा, जो कि चीन के बॉर्डर पे है। आप इंटरनेट वगैरह पर देखते रहते होंगे कि भारत का आखिरी गाँव है माना गाँव, बहुत ऊँची पहाड़ी पे है और वहाँ पे लोग चाय वगैरह पीने जाते हैं। तो यह भी जोशीमठ से ही जाता है। ये जो आप देख रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके बगल में ही यह जगह है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह इस वजह से हो जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखें तो। अब देखिए बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, जो लोग सिख धर्म के अनुयायी हैं, तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब, जैसा कि मैंने बताया, तो जोशीमठ से होते ही ये रास्ता हेमकुंड साहिब की तरफ जाता है। तो सिख धर्म के लोगों के लिए भी ये विश्राम का जगह होता है। यहाँ काफ़ी होटल इस वजह से हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। तो इन सभी समस्या का थोड़ा बहुत कारण बनते रहता है, हम चर्चा करेंगे उस पर। उसके अलावा आप देखिए जो
1962 का चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, तो उसके बाद जोशीमठ की जो महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति है वो और बढ़ गई थी। आप इसको देखिए, सबसे पहले ये भारत का अगर एक नक्शा देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड राज्य जब आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये उत्तराखंड राज्य है, यह एक लंबा बॉर्डर साझा करता है किसके साथ? चाइना के साथ। ये चाइना है और यहाँ पे ये तिब्बत का एरिया पड़ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो बॉर्डर पूरा यहाँ से पड़ जाता है, तिब्बत का हिस्सा पूरा। तो आप गौर से इस चीज़ को समझिए कि यह सामरिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाता है भारत के लिए। इसीलिए जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ सैन्य छावनी बना दिया गया। अब सैनिक छावनी बनेगा, अगर मान लीजिए सशस्त्र बल आएंगे तो उसके साथ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उनके लिए घर बनेंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा आर्मी का, आर्मी के स्कूल्स बनते हैं, तो ये सब काम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चलने लगा। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है पूरा उत्तराखंड के मैप पे, और जोशीमठ कुछ इस जगह पर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस स्थिति में जब भारत सरकार चाह रही थी कि यहाँ सड़कें बनाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बिजली दें, ताकि कभी अगर चीन के साथ हमारा मूवमेंट होता है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो वहाँ हम बहुत तेज़ी से सेना के लिए राशन वगैरह पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा एक प्लान था। इसीलिए एनटीपीसी हो या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर रही थी। लेकिन अब जब इस शहर पे इस तरह की घटना सामने आई है कि शहर ही पूरा धंस रहा है, तब जाके यह समस्या और भी विकट हो जाता है। दूसरी बात यहाँ समझिए कि आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम जरूर सुना होगा। भारतीय दर्शन में उनका एक अलग स्थान है, अद्वैतवाद का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। शंकराचार्य से जोशीमठ का बड़ा अच्छा संबंध है। क्या संबंध है? तो यहाँ पर ही उन्होंने तपस्या किया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पर हुई थी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर एक शंकराचार्य मठ की भी स्थापना की गई थी। तो शंकराचार्य मठ जो है हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र स्थल माना जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से 4 मठ हैं। तो 4 मठ को शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उस 4 मठ में से एक मठ जो है वो बद्रीनाथ का है। और बद्रीनाथ मैंने पहले ही बताया कि आप बद्रीनाथ आकर के ही, आप देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ अगर आपको जाना है तो आप जोशीमठ से ही जा सकते हैं। तो यह प्रवेश द्वार है, आप ऐसा कह सकते हैं कि बद्रीनाथ जाने का जोशीमठ एक प्रवेश द्वार है। तो वह भी बद्रीनाथ जोशीमठ के करीब पहुँचता है। दूसरा जो मठ है कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और ओडिशा में पुरी। ये अन्य 3 मठ हैं और एक है बद्रीनाथ। तो इसको हम देख लिए। अब जरा इसके चलते हैं कि इसके कारण वगैरह क्या है, ये क्या स्थिति हुई है, उस पर हम बारी बारी से बात करते हैं। देखिए हो क्या गया है कि वहाँ पे जो पृथ्वी का सतह है, भूमि का सतह है, वह धंस रहा है। आप अगर इस मैप से देख रहे होंगे तो यह रोड है और देखिए ज़मीन जो है धंस रही है, यानी कि ज़मीन जो है लंबवत रूप से धंस रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप हिमालय से इसे जोड़ के देख सकते हैं। हिमालय जो कि पूरा उत्तराखंड जो है वो हिमालय की गोद में आप जानते हैं। और हिमालय आप जितने भी पर्वत दुनिया भर में देख रहे हैं, तो हिमालय के पर्वत जो है एक तरुण पर्वत है, नया है। इसीलिए कोई भी अगर प्राकृतिक घटनाएं होती है तो उसका हिमालय पर बहुत जल्द असर पड़ता है। और उत्तराखंड चूँकि हिमालय की गोद में है, इसीलिए इस तरह की समस्याएं अधिक ही देखने को मिलती है। अब देखिए जो भूमि है वह लंबवत रूप से धंस रही है यहाँ पर। और उसके बाद इसका कारण जो है वह प्राकृतिक और मानवीय गतिविधि दोनों ही है। हम बारी बारी से उस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या यहाँ का कारण है, कंस्ट्रक्शन कैसे होकर के यहाँ समस्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इससे लेना देना है, ये सब समझेंगे। और क्षैतिज गति देखने को हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कम मिलता है। क्षैतिज गति का मतलब क्या हो? देखिए यह जो ज़मीन धंस रही है, अगर मान लेते हैं ये ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, तो यह पर्वत ये ऐसे नीचे धंस रही है। इसका धसाव जो है, इसका धसाव क्षैतिज रूप से ना होकर के लंबवत हो रहा है, इसीलिए दरारें आ रही हैं, पर्वतों में दरारें आ रही हैं, रोड पे, घरों में, हर जगह। और जो अगर मान लीजिए ढलान है, ये पहाड़ का ढलान है, आपको मैं एक ग्राफ से भी दिखाऊंगा, तो ये इस तरह से पहाड़ें धंस रही हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो यह एक समस्या का बड़ा कारण है यहाँ पर। अब देखिए इसके कारण और क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कारण में आप जब पड़ताल करेंगे तो 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवकृत। तो दोनों चीज़ों पर जरा हम नज़र बारी बारी से डालेंगे। देखिए यह जो पूरा शहर है वह मलबे पर स्थित शहर है, ऐसा माना गया है। रिपोर्ट आई है इसकी, रिपोर्ट में देखेंगे अटकिंस ने पहली बार इसकी रिपोर्ट जब दी थी 1886 में, तो उन्होंने हिमालय
गजेटियर में एक आलेख दिया था और उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि ये पूरा शहर ही, जोशीमठ शहर ही भूस्खलन के मलबे पर स्थित शहर है। अब अगर मलबा पर स्थित शहर है तो यदि उस पर वजन ज़्यादा पड़ेगा, उस पर भार ज़्यादा पड़ेगा तो वह धंसेगा ही। इस पर हम आगे और देखेंगे। देखिए, उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया 1976 ईस्वी में। आप देख रहे हैं मिश्रा आयोग। ये मिश्रा जो थे गढ़वाल के उस वक्त के कलेक्टर हुआ करते थे, पूरा नाम इनका था MC मिश्रा। इन्होंने एक रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि यह पूरा शहर जो है मलबा पर स्थित है, इसीलिए इस पर अधिक वजन नहीं दिया और जा सकता है। इन्होंने कहा कि इसका जो प्राकृतिक संतुलन है इस शहर का पूरी तरह से बिगड़ गया है, तो इसमें सामंजस्य बैठा के यहाँ काम होना चाहिए। यानी कि कोई भी डेवलपमेंट का काम हो तो सबसे पहले प्रिकॉशन रखा जाए, देखा जाए कि प्रकृति पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही थी इस रिपोर्ट में, वह कहा था कि यहाँ के लोगों को आप विस्थापन यहाँ से करा दीजिए, यानी कि ये पूरा शहर ही आप खाली करा के यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ लोग नहीं रहने चाहिए। लेकिन उस वक्त लोगों ने इनके रिपोर्ट को नहीं माना और स्वीकार कर दिया और लोगों ने आंदोलन कर दिया कि हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे। तो ये मुद्दा चला आ रहा था। अब आप देखेंगे उस समय से बढ़ता बढ़ता यह स्थिति और विकराल होती चली गई है। अन्य कारणों पर अगर हम नज़र और डालें तो देखिए, यह जो पूरा पर्वत है वो चूना पत्थर का है। तो इसमें क्या होता है कि यदि बारिश हो रही है, अभी पिछले समय देखा गया है 2021 समय बहुत तेज़ बारिश हुई है उत्तराखंड में, खास करके जोशीमठ में। तो बहुत तेज़ बारिश में चूना पत्थर अगर है तो वह जल्दी घुलेगा पानी में, और मिट्टी जो है वो पत्थर इस तरह से बहने लगता है जैसे लिक्विड फॉर्म में बहने लग गया हो। तो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसाव होता है, भूस्खलन की समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती है। यहाँ खुदाई का काम से मतलब है कि यहाँ खनन बहुत होते हैं और साथ ही यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। जैसे चारधाम यात्रा की मैंने आपको बात की, तो चारधाम यात्रा पे कई हाईवे तैयार किए जा रहे हैं सरकार के यहाँ द्वारा। यहाँ NTPC जो है वहाँ प्रोजेक्ट कई चला रही है। तो इन सब कारणों से यहाँ क्या हो रहा है कि मिट्टी पर भार ज़्यादा पड़ रहा है। आप यहाँ देखेंगे डायनामाइट से कई पत्थरों को उड़ाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आसपास के जो पहाड़ हैं, आसपास के जो पत्थर हैं, घर हैं, उस पर असर पड़ रहा है। तो ये सब एक कंसर्न यहाँ पर है। भूकंप भी यहाँ का एक कारण है। यह क्षेत्र जो आता है भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है, ठीक है, और यह जो है बहुत तीव्रता के साथ यहाँ पर भूकंप देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि अगर यहाँ भूकंप आता है तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है इस जगह का। आपको मैं एक जापान से उदाहरण देना चाहूँगा। जापान भी कुछ इसी क्षेत्र जैसा कि जोशीमठ का है स्थिति, वैसे ही जापान भी है, क्षेत्र 5 में आता है जापान भी। तो यहाँ पे जापान में एक मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तैयार की गई है जो उस जगह पर नज़र रखती है, खास करके उसके हाइट पे। जैसे कि मान लीजिए ये सतह हुआ भूमि का, ठीक है, तो इसके हाइट पे ये नज़र रखेगा जो मॉनिटरिंग कमेटी है कि क्या भूमि की जो हाइट है वो कम हो रहा है, धंस रहा है। अगर होगा तो इसके केंद्र पे इसका असर पड़ सकता है और भूकंप की तीव्रता अधिक भी हो सकती है। तो इस बात को भी देखना पड़ेगा, हमें एक ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी लगातार जो इस पर नज़र रखे, यहाँ की भूमि की जो स्थिति है उस पर नज़र रखे। भूजल से संबंधित धसाव यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऋषि गंगा नदी है उसमें बाढ़ की समस्याएं हैं और 2021 में अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच में यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, जिससे यहाँ क्या हुआ, पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा हुआ। आप देखेंगे कि धरती के नीचे से भी बहुत ज़्यादा पानी आने लगा था, ग्राउंड वाटर जो है बहुत ऊपर आने लगा था और जगह जगह पर्वतों से पानी रिस रिस करके बाहर आने लगा था। तो ये जो केदारनाथ की आपको घटना अगर याद होगा, केदारनाथ में जो आपदा आया था बहुत बारिश होने से, कुछ वैसी स्थिति यहाँ पर 2021 में हुई थी। 2021 में जब स्थिति हुई तब भी लोगों ने यहाँ पर इसका विरोध किया था, काफ़ी प्रदर्शन किया था। लोगों ने वहाँ पर एक समिति का निर्माण भी किया था जिसका नाम था जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, और नगर निगम पर दबाव भी डाला था कि अब इस क्षेत्र को आप बचाने के लिए काम कीजिए। लेकिन बहुत अच्छा पहल नहीं हो पाया उस वक्त 2021 में ही, और अगर उस वक्त ही बहुत अच्छा पहल होता तो शायद यह स्थिति अभी देखने को नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आइसोस्टैटिक सब्सिडेंस की मामला यहाँ बनता है। इसका मतलब हुआ कि ज़मीन, कोई भी जो ज़मीन है उस पर कितना भार वो सहन करने की स्थिति में है। देखिए यहाँ जो चट्टानें पुराने भूस्खलन के मलबे से ढकी हुई है जिसकी हम चर्चा किए ही हैं, जिसमें बोल्डर नीस चट्टानें, कैसे चट्टानें, बोल्डर नीस, जो
अपक्षेद ज़्यादा हो रही है, अधिक, अगर उस पर दबाव बढ़ेगा तो वह चट्टान जो है जल्दी से टूटेगी, बिखरेगी, धंसेगी जल्दी, और ढीली मिट्टी होने के कारण इसका वहन क्षमता कम है। अब मान लीजिए इस पर हम प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, अगर यहाँ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, होटल्स बना रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आवाजाही हो रही है, तो क्या होगा, मिट्टी पर, यहाँ के भूमि पर दबाव बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि इससे आगे की क्या रहा है। जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वह तो हो गई है, और उसमें स्थिति और विकराल ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पे देखिए। यह जो है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, यह एक सैन्य संगठन है। यह रोड तो बनाती ही है जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे, इसके अलावा ये स्कूलों का निर्माण भी करती है, ये हॉस्पिटल भी बनवाती हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी काम जो है उस एरिया में चलते रहता है, जो जोशीमठ का एरिया है या जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं भारत में वहाँ पे। तो ज़रूरत अब क्या है कि BRO को वहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ मिलकर के, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर, भारत सरकार के साथ भी मिलकर के एक समन्वय स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। लोगों से पहले एक्सपर्ट से पूछे, लोगों से राय मशविरा ले, और फिर प्रोजेक्ट को बढ़ाएं, और तत्काल जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर रोक लगाएं। ऐसा किया भी गया है। यहाँ पे आप जान रहे हैं NTPC का, देख लीजिए, तो NTPC ने भी अपने जितने भी प्रोजेक्ट थे अभी तत्काल रोक लगा दिया है। NTPC को लेकर के काफ़ी विवाद भी था, कई एक्सपर्ट पहले ही बता चुके थे कि इस पे काम को रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं उस वक्त हुआ। लेकिन फिलहाल अभी अब तत्काल इस पर रोक लगा दिया गया है, और नए सिरे से इस शहर की योजना बसाई जाए। देखिए, दो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये लगभग 1980 के आसपास का है, ठीक है। आप देखिए जोशीमठ का, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ढलान पे ये पूरा शहर है, पहाड़ पे दोनों तरफ से देख लीजिए। तो 1980 के आसपास देखिए घरों की संख्या कितनी कम है, कहीं कहीं कुछ घर आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है, कहीं कहीं पे। तो अब इस वक्त क्या है कि कम घर हैं, तो दबाव इस पर्वत पर कम पड़ रहा है। 2022 की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये 2022 की स्थिति है। देखिए कितने सारे घर हैं, इतनी जनसंख्या यहाँ बढ़ी है, इतना भीड़ हो गया, लोग इतने घर बना लिए, और घर के कंस्ट्रक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। पहले जो घर बनते थे पर्वतीय इलाका में, घर का जो है एक अलग तरह से बनाया जाता है, घर का बहुत वजन नहीं होता, बहुत जो कंक्रीट है वो नहीं लगाया जाता है। लेकिन अब जो आप घर देखेंगे, अब जोशीमठ घूम के देखिए, उधर के और भी पर्वतीय इलाके में आप जाइए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ठीक वैसे घर मिलेंगे जैसे कि मैदानी एरिया में घर बनता है, काफ़ी ईंट और कंक्रीट का प्रयोग करके, तो वैसा। तो इससे भी पहाड़ों की जो स्थिति है बहुत खराब होती है, आप दोनों फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। तो यहाँ इसे भी कम करने की फिलहाल ज़रूरत है, एक नए तरीके से प्लान किया जाए इस पूरा शहर को, ताकि समस्याएं और आगे ना बढ़े। अभी देखिए उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी, वो अभी विजिट के लिए गए भी थे वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी घोषणाएं की हैं, कमेटी बनाई है, पूरा प्रशासन लगा दिया है इस चीज़ के लिए कि यह और आगे ना बढ़े। इसके अलावा जो वहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, तकरीबन 100 परिवार को अभी तक वहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। उन्हें कुछ रेंट भी दिया जा रहा है कि जहाँ वो रहेंगे उनको रहने का गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और जो ड्रेनेज सिस्टम है और सीवर है, देखिए किसी भी जगह का भूमि का धंसाव का ये बड़ा कारण होता है। तो ड्रेनेज और सीवर योजना का सही से स्टडी करें, उसको सही से लागू करें। यहाँ पर आप देखेंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड बन रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। वहीं पे आप देखेंगे कि NH58 जो है, दिल्ली से बद्रीनाथ जाने का जो NH है वह वहीं से होता है। अब वहाँ दबाव बढ़ रहा है, तो कई बाईपास वहाँ बनाए जा रहे हैं, उस बाईपास की वजह से भी परेशानी हो रही है, तो पहाड़ों को काट के टनल बनाया जा रहा है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो बहुत सारे स्टडी के बाद सभी चीज़ों को देख लें कि प्रकृति के साथ संतुलन बैठ रहा है कि नहीं। विकास का काम तभी हो, नहीं तो आप विकास करने जाएंगे और होगा क्या, विनाश होगा। और इसके अलावा जब यहाँ विकास का काम हो रहा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई है। इस वजह से क्या हो रहा है, अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी को जकड़ के नहीं रहेगा, बारिश होगा और उससे मिट्टी का बहाव होगा और फिर पहाड़ धंसेंगे ही। तो वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा यहाँ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि यह पूरा जो क्षेत्र है हिमालय की गोद में, आप हिमालय पे हैं, ठीक है। तो हिमालय का आप देखेंगे ग्लेशियर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह ऐसा है जलवायु परिवर्तन का, जिस वजह से भी यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो समस्या है अभी फिलहाल अभी बनी रहेगी। सरकार की इस पर नज़र है, सरकार इस पर काम कर रही है। चलिए
हमने सभी टॉपिक को लगभग रिसेशन कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस प्रश्न एक देखते हैं और प्रीलिम्स के टाइप का आज का ये प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये बताना है कि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठ, अभी हमने चर्चा किया था कि स्थान पे विचार करना है कि ये चारों मठ जो हैं, जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए थे, किस किस जगह पे हैं। जो जोशी मठ है, और ये देखना है कि मिलान सही है कि नहीं। तो जोशी मठ, क्या जोशी मठ उत्तराखंड में है, द्वारका क्या उत्तर प्रदेश में है, श्रृंगेरी क्या कर्नाटक में है, और पुरी क्या ओडिशा में है। ये आपको देखना है कि कौन सा सही है मिलान इसका, और फिर कौन सा सही है, सुमेलित है, उसके हिसाब से आपको विकल्प चुनना है। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 3 और 4, सी में है केवल 1, 2 और 3, डी में है केवल 1, 3 और 4। तो यह प्रश्न है आपका, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप किसी और मुद्दे पर चाहते हैं टॉपिक पे कि वीडियो बने, तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आज जितने सारे टॉपिक पे हमने बात किया है वह आपके पठन पाठन में सहायक सिद्ध होगा। जल्द ही दूसरे टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।